तो बच्चों हमारा एपी ख़त्म हो गया, जीपी ख़त्म हो गया, एचपी ख़त्म हो गया, एजीपी ख़त्म हो गया। क्लियर। मैंने आपको एएम जीएम एचएम बात के लिए छोड़ दिए थे कि मैं इनको एक साथ पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एएम जीएम एचएम के बारे में कि एएम जीएम एचएम क्या होते हैं। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है बच्चों अर्थमेटिक मीन। कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपके पास, ठीक है ना। अब अगर आप अर्थमेटिक मीन की बात करो तो मान लीजिए आपके पास ये एन पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्लियर। A1 A2 A3 अप टू AN आर द एन पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके पास। अब इनका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है ना तो 10th क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी निकाला है नंबर्स का। तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या होता था आपके पास, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। क्लियर। ये आपने नंबर्स को ऐड कर दिया, सम ऑफ नंबर्स आ गया यहाँ पे, और ये आपका हो गया नंबर ऑफ नंबर्स एन। क्लियर। तो ये आपके पास यहाँ पर ए एम का फॉर्मूला आ गया एक और आपके पास कि ए एम इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। अभी मैंने आपसे ये बोला है कि ये जो नंबर्स हैं आपके वो एन पॉजिटिव नंबर्स हैं। एपी के बारे में कोई भी हमने बात नहीं की है। ए एम जी एम एच एम ऐसा नहीं है कि अगर नंबर्स ए पी जी पी एच पी में होंगे तभी निकलेगा। अगर नंबर्स ए पी में हैं तो कुछ प्रॉपर्टी के कारण कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, लेकिन ए एम तो किन्हीं भी नंबर्स का निकल सकता है। क्लियर। बात आ गई समझ में। तो ये था मतलब जनरल बात की मैंने कि मुझे एम चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, तो मैंने बोला कि आपके पास ना कोई भी नंबर्स हैं, जैसे जैसे आपने बोला 2 है, 3 है और 7 है। क्या ये तीनों नंबर्स एपी में हैं? नहीं ना, नंबर्स एपी में नहीं है, लेकिन इनका एम तो फिर भी आ जाएगा। तो एम कितना आ जाएगा इनका, 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4। क्लियर। बात आ गई समझ में। तो एम कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। क्लियर। सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम एपी में नंबर्स ले लें, वे नंबर्स आर इन एपी, अगर आपके नंबर्स एपी में आ जाएं तो क्या होगा। तो नंबर्स एपी में आने की वजह से हमारे पास कुछ सुविधाएं होती हैं। तो अब पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। ऑल द नंबर्स विच आर लाइंग इन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर नोन एज अर्थमेटिक मीन। पहले और आखिरी के बीच में जितने भी टर्म होते हैं वो सारे आपके अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। क्लियर। पहला टर्म को छोड़ दो, आखिरी वाले को छोड़ दो, उसके बीच में जितने भी नंबर हैं सेकंड से लेके सेकंड लास्ट तक वो सब आपके अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं, काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट एम, सेकंड एम, थर्ड एम एंड सो ऑन। क्लियर। बात आ गई आपको समझ में बात इतनी। अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पे बोला, एक सेकेंड, अब ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि अब मेरे पास ये हो गया है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट नंबर मेरे पास 2 है और लास्ट नंबर मेरे पास 10 है सीरीज के अंदर। तो पहला नंबर 2 है, इसको हटा दो और इसको हटा दो, फर्स्ट और सेकंड को हटा दिया। लास्ट में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स बचते हैं आपके पास वो सब आपके पास अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। तो ये आपके पास कहलाएगा फर्स्ट ए एम, ये आपके पास सेकंड नंबर पे आ रहा है तो सेकंड ए एम, ये थर्ड ए एम, ये फोर्थ ए एम, ये फिफ्थ ए एम, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ ए एम। ठीक है। 6 AM ये 7 AM। बात आ गई समझ में। तो पहले और आखिरी के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो आपके सब क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन्स कहलाते हैं। ओके। बात आई समझ में। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपने को सिंगल एम, पहली कंडीशन आती है सिंगल एम इन बिटवीन ए एंड बी। आपको एक एम इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में अगर अपने को इंसर्ट एक एम इंसर्ट करना है तो ए बी और ये ए पी बन गया आपका, बीच में ये आपका ए एम आ गया यहाँ पे, ये आपका ए एम है। अब बच्चों देखो क्या होगा इसमें। अब मैंने बोला अगर ये ए पी है तो ए माइनस ए इज इक्वस टू क्या आना चाहिए आपके पास, बी माइनस ए आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2A इज इक्वस टू ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए माइनस ए। क्लियर। तो 2A इक्वस टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास सिंगल ए एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। याद रखिएगा आप आज के बाद इस फॉर्मूले को, सिंगल ए एम बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है आपके पास, ये होता है। ये आपके पास सिंगल ए एम बिटवीन टू नंबर्स आ जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। अब ए एम के अंदर अगर आप देखो ध्यान से तो ए एम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ए एम होता है आपका अर्थमेटिक मीन होता है, वो आपके पास जितने भी नंबर्स थे उनमें जो सबसे छोटा है उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, और जो सबसे बड़ा है उससे छोटा या उसके बराबर होगा। तो ए एम इज लाइज इन बिटवीन मिनिमम ऑफ ए आई एंड मैक्सिमम ऑफ ए आई। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था
देखो यहाँ पे सॉल्व किया था ना, तो इन 3 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 2 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 2 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 7 है। तो जो AM आएगा आपका वो 2 और 7 से बीच में आएगा। 2 और 7 कब आ सकता है, जब सारे नंबर 2 2 2 हो जाते तो 2 आ जाता, जब सारे नंबर 7 7 7 हो जाते तो आपका 7 आ जाता। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में कहीं AM आएगा, तो 4 इज लाइज इन बिटवीन 2 एंड 7। क्लियर। इसी तरह हमने ये बोला है कि AM जो होता है वो मिनिमम ऑफ AI एंड मैक्सिमम ऑफ AI मतलब जितने नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू N तक। ओके, अब अपने को क्या करना है बच्चों, अब अपने को ना NAM इंसर्ट करने हैं इन बिटवीन A एंड B। आप A और B के बीच में जितने चाहे उतने AM इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर। आप एक AM इंसर्ट कर सकते हो, आप 2 AM इंसर्ट कर सकते हो, आप 3 4 5 6 जितने आपको नीड है उतने AM आप इंसर्ट कर सकते हो बच्चों। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, सीधे NAM इंसर्ट कर देते हैं और NAM से आइडिया लगा लेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन रहेंगी। तो अगर आप देखो NAM इंसर्ट करते हो तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, ये बता सकते हो आप मुझे। टोटल टर्म्स कितने हो रहे हैं सीरीज के अंदर, टोटल टर्म्स हो रहे हैं अब N+2 टर्म्स। टोटल टर्म्स तो N+2 हो जाएंगे ना भाई, A और B और बीच में N हो गया। लास्ट टर्म N+2th टर्म जो होगा वही आपका ये कौन सा होगा, यही आपका लास्ट टर्म होगा। ठीक है ना, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। A1 जो है आपके पास, A1 क्या है बच्चों, फर्स्ट AM है, फर्स्ट AM है। या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये तो सेकेंड टर्म भी है। सेकेंड टर्म मतलब हो गया A+D। क्लियर। A+D आ गया। अगर मैं आपसे बोलता हूँ A2 क्या है, तो A2 आप बोलोगे सर सेकेंड AM है। सेकेंड AM का मतलब हो गया थर्ड टर्म, भाई तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा A+2D हो जाएगा। तीसरा टर्म A+2D है। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा आपका। और AN क्या हो जाएगा आपके पास, Nth AM। जो AM होता है उससे वो एक ज़्यादा टर्म होता है, जैसे 5वां AM है तो वो 6वां टर्म रहा होगा, अगर सेकेंड AM है तो वो थर्ड टर्म रहा होगा, अगर वो 10वां AM है तो वो 11वां टर्म रहा होगा। तो Nth AM का मतलब हो जाएगा N+1th टर्म, ध्यान से सुनिए समझिएगा। और यहाँ पे आ जाएगा A+N × D। क्लियर, A+N × D आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आपके पास A पता है आपको, तो अब आपको A1 A2 A3 निकालने के लिए किस पैरामीटर की जरूरत है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि फिर आप A1 A2 A3 AN निकाल लोगे। क्लियर। तो आप बोलोगे सर डी की जरूरत है, भाई ए तो अपने पास है ही, डी अननोन है, डी निकाल दो आप तो काम चल जाएगा। तो हमने बोला डी के लिए अपन एक काम करते हैं, N+2th टर्म बता दो आप मुझे कितना आएगा, N+2th टर्म। तो N+2th टर्म जो आपके पास आ रहा है वो एक्चुअली में A+N+2 - 1 × D लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप, और इसकी वैल्यू V के बराबर है क्योंकि लास्ट टर्म यही है आपका, N+2th टर्म B है आपके पास। क्लियर, यही आपके पास लास्ट टर्म है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A+N+1 × D इज इक्वल्स टू B आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब ये आपके पास कितना आ जाएगा, N+1 × D इज इक्वल्स टू B माइनस का A आ जाएगा, और D की जो वैल्यू है वो आपके पास B-A/N+1 आ जाएगी। तो जिस कॉमन डिफरेंस की आपको ज़रूरत थी वो कॉमन डिफरेंस अपन निकाल चुके हैं। आपको कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत थी ना, कॉमन डिफरेंस अपन ने निकाल दिया। क्लियर, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप इस कॉमन डिफरेंस को इसकी बजाय ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा आपको, लंबे समय तक, कि डी जो होता है कॉमन डिफरेंस वो होता है आपके पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस बच्चों फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ एम्स +1। क्लियर। अगर आप इसे इस तरीके से याद रखोगे तो बच्चों ये आपको एक लंबे समय तक याद रख पाओगे आप इसे बड़े आसानी से। ये आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो इसको याद रखिएगा। तो अब तो आपका आंसर आ ही जाएगा भाई, हमें डी की जरूरत थी, डी अपन ने निकाल लिया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सम ऑफ एन एम्स इन बिटवीन ए एंड बी। सम ऑफ एन ए एम्स इन बिटवीन ए एंड बी की बात करो, मतलब आपको A1 से लेके AN तक ऐड करना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस और नो भाई, इस बात से आप अग्री करोगे नहीं करोगे मेरे साथ कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N/2 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को आप A+B भी बोल सकते हो। याद है ना आपको, सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। दोबारा से बोलता हूँ, सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होता है, एंड सो ऑन इज इक्वल टू A+B होता है आपका। क्लियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A+B/2, और अभी अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि S इज इक्वल टू क्या होता है, N × A आ जाएगा। ये A क्या होता है आपके पास, A+B/2 यानी कि सिंगल AM। ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सिंगल AM बिटवीन नंबर, सिंगल AM
बिटवीन ए एंड बी। अब आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आईआईटी जेईई में एक बार आ चुका है, सब्जेक्टिव पेपर होता था ना जब पहले, तो सब्जेक्टिव पेपर में ये एक बार आ चुका है कि बताइए एस इक्वल्स टू एन इंटू ए आएगा, सोचो आप, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहीं पर यूज़ हो सकता है, एप्लीकेशन अपन यूज़ कर लेंगे, इसका ज़रूरत पड़ेगी जब। ओके बच्चों, बात आ गई समझ में। चलिए अब फटाफट से ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। तो ए एम के अंदर इतने पॉइंट्स थे मेरे पास जो कि हमने देख लिए। क्वेश्चन अभी इसके हम करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, आप बोलो क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन कई बार इस तरीके से बोल देता है वो कि इंसर्ट, एक छोटा क्वेश्चन, इंसर्ट 4 AMs इन बिटवीन 2 एंड 11, मान लो ये है, ठीक है। 2 एंड 11, 4 AMs इन बिटवीन 2 एंड 11। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे 2 आ गया, फिर आपके पास A1 A2 A3 A4, 4 AMs इंसर्ट हो जाएंगे, ये एक AP बन जाएगा आपका। क्लियर। यहाँ पे D कितना आ जाएगा बच्चों, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ AMs प्लस 1, यानी कि ये 9/5 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, ये D आ गया। अब आप A1 की वैल्यू निकाल सकते हो, A1 इज नथिंग बट 5, 10 यानी कि 19/5। क्लियर। A2 की अगर आप बात करोगे तो A2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस 18/5, तो ये कितना हो जाएगा 10 यानी कि 28/5, एंड सो ऑन, इस तरीके से निकल आएंगे आपके पास। सेम A3 भी आ जाएगा, A3 कितना आ जाएगा, A प्लस A यानी कि 2 प्लस 3/9/5 एंड A4 इज 2 प्लस 4/9/5। क्लियर। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में क्या है अपना ज्योमेट्रिक मीन। अब आपने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये नहीं कि नंबर्स जीपी में होने चाहिए तभी ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, ठीक है। नंबर जीपी में है तो कुछ बेनिफिट्स होंगे जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर आपके पास कोई भी एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपके पास एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये हमने एन पॉजिटिव नंबर्स ले लिया आपके पास A1 A2 A3 अप टू AN। क्लियर। अब GM क्या होता है, GM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की पावर 1/n, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। समझ पाए आप क्या बोल रहा हूँ मैं, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1/n कर दिया, वो आपका आ जाता है GM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, इसको याद रखिएगा। अब जैसे एक एग्जांपल से अगर आप इसे समझो, तो जैसे मैंने अब पॉजिटिव नंबर क्यों लिए, क्योंकि रूट अगर बाई चांस इवन नंबर होता और नेगेटिव मल्टीप्लाई आ जाता तो फिर इवन रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ना। अभी समझाता हूँ, देखो जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरे पास 237 है, 237, ये मेरे पास 237 है, और आपको इसका GM निकालना है। तो GM कितना आ जाएगा इसका, तो GM इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2 × 3 × 7 की पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स 1/3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अगर आप वाई पॉजिटिव नंबर्स ही क्यों ले रहे हो, पॉजिटिव नंबर्स इसलिए ले रहे हैं यार, जैसे कि -2 और 4 होता है जैसे। अब इसका GM अगर आप निकालते तो बताओ आपका क्या नंबर आता, -2 × 4 का कितना आ जाता, पावर 1/2, और ये क्या बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, इमेजनरी नंबर बन जाता है ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजनरी नंबर में आता है ये, ठीक है। तो इमेजनरी नंबर्स आर नॉट अलाउड, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका GM ज्योमेट्रिक मीन आपका, अगर आपके पास एन पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं तो, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये तो था पहला केस जब आपके पास कोई भी रैंडम एन पॉजिटिव नंबर्स थे, ठीक है, और उनका GM आपने डायरेक्टली निकाल दिया था। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर नंबर GP में है तो क्या सुविधा होगी। तो अगर आपके पास नंबर GP में है तो पहले तो GM का डेफिनेशन समझ लो उस केस में कि ऑल द नंबर्स विच आर लाइंग इन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यहाँ पे भी वही कहानी आ गई है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर आते हैं आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में, वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं, अगर कहानी GP की है तो। क्लियर। अगर बात GP की है तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके GM कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक GP है 2 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, या आपके पास 5 नंबर हैं, पहले और आखिरी को अगर आप छोड़ दो, पहले और आखिरी को, तो ये 3 जो नंबर्स हैं आपके पास बच्चों, ये आपके क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे। यानी कि 4 पहला ज्योमेट्रिक मीन, 8 दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, और 16 आपका तीसरा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। क्लियर, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं और आपको एक GM इंसर्ट करना है, यानी कि सिंगल GM इन बिटवीन A एंड B, तो A एंड B के बीच में सिंगल GM इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि A है, यहाँ पे एक G है आपके पास, और यहाँ पे एक B है, और ये आपका एक GP बना रहे हैं। क्लियर, ये कहना चाह रहा है वो आपसे। अगर ये वाली बात है तो बच्चों GP की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि G/A इज इक्वल टू B/G आना चाहिए। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, G² इज इक्वल टू AB आ जाएगा, और G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का रूट AB आ जाएगा। क्लियर, प्लस माइनस का रूट AB आ जाएगा। 3 नंबर में आप माइनस भी लोगे, ठीक है, तो माइनस भी आ सकता है, जैसे कि 2 और 8 होता तो दोनों ही केस में चलेगा। माइनस क्यों,
यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो आपका 2 है और एक मैंने बोला नंबर मेरे पास 8 है, क्लियर। इसके बीच में जी इंसर्ट कर दिया आपने, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 8 का रूट आ जाएगा, और प्लस माइनस में बोल रहा हूँ आगे, तो जी इज इक्वस टू प्लस माइनस रूट 2 × 8 आ रहा है आपके बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। तो अब आपकी सीरीज़ क्या बन रही होती, अब आप बोलते हैं सर सीरीज़ ये बन रही है 2 - 4 और 8, क्या ये जीपी है, यस जीपी है ना ये तो। और आर कितना है इसके अंदर, आर इज -2 है, क्या ये आपके पास जीपी है, तो ये भी जीपी है, ये भी ओके है, ये भी चलेगा आपके पास, क्लियर। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंगल जीएम इन बिटवीन ए एंड बी, रूट ए बी होता है, इसको याद रखना है आपको, प्लस माइनस का रूट ए बी होता है। अगर पॉजिटिव जीपी है तो फिर प्लस का ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव टर्म नहीं आता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एन जी एम्स इन बिटवीन ए एंड बी बच्चों, एन जी एम्स इन बिटवीन ए एंड बी। तो यानी कि ए है आपके पास, और यहाँ पे G1 G2 G3 अप टू Gn और B, ये आपके पास एक जीपी बन रही है बच्चों। यहाँ पे जो G1 आएगा आपके पास, G1 इज द, अब इसमें वही एपी वाली कहानी है अभी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जैसे कि मैं G1 बोल रहा हूँ, तो G1 क्या है आपका, फर्स्ट जीएम है, फर्स्ट जीएम है, और ये आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट जीएम एंड सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को आप क्या बोल सकते हो, ए आर बोल सकते हो, भाई सेकेंड टर्म तो ए आर होता है ना आपके पास। G2 कितना आ जाएगा आपके पास, सेकंड जीएम आ जाएगा, सेकंड जीएम आ गया, और ये आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगा बच्चों, थर्ड टर्म, और ये आपके पास हो जाएगा AR² हो जाएगा। स्क्वायर इतना गंदा बनाने लग गया हूँ क्या मैं इतना गंदा स्क्वायर तो मैंने नहीं बनाया यार जीवन में आज तक, ये क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है। थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, AR² आ जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से आपका GN जो होगा वो nth GM होगा, nth GM, और ये आपके पास आ जाएगा n+1th टर्म, क्लियर। और इसको आप बोल पाओगे AR⁴ n, ठीक है ना, ये आपका nth GM आ गया, क्लियर। अब ये तो हमने निकाल लिया, इसके अंदर जो B है, B इज द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी, भाई बी तो लास्ट टर्म है ना, कोई भी आदमी देख के, अंधा आदमी देख के बता देगा कि बी इज द लास्ट टर्म है सुन के ही, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब बी इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका n+2th टर्म, बी इज द लास्ट टर्म एंड n+2th टर्म। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, n+2th टर्म होता है ARn+1 इज इक्वल टू बी होता है बच्चों। तो यहाँ से R इज इक्वल टू n+1 यानी कि B/A आ जाएगा, और अगर आप R यहाँ से लिखोगे कॉमन रेशियो, तो ये B/A⁴ 1/n+1 आ जाएगा। लेकिन आपको इसको ऐसे याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखोगे तो दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। आप इसे ऐसे याद ना रखें, आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि R इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, R इक्वल टू आ रहा है आपके पास लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म की पावर में 1/नंबर ऑफ GMs +1, ठीक है ना। आप इस तरीके से याद रखो, अब लैंग्वेज में याद रखो, ठीक है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास, तो आपको आर की ज़रूरत थी, आपको फर्स्ट जीएम के लिए आर की ज़रूरत है, आपको सेकंड जीएम के लिए आर की ज़रूरत है, यानी कि ए तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। आप बस किसी भी तरह अगर आप आर निकाल लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। तो आर हमने निकाल लिया बच्चों, आर हमारे पास ये आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम्स, जैसे वहाँ पे सम ऑफ एनजीएम्स किया था, यहाँ पे उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एनजीएम्स करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो प्रोडक्ट में मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप पहला और आखिरी टर्म लेते हो, उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस, स्टार्टिंग से जो टर्म लिया है और एंड से जो टर्म लिया है उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस वो आपका क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। तो इस बात को अगर आपको नहीं है तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसको भी नोट करके लिख लो आप बेशक। तो अगर प्रोडक्ट की बात की जाती है तो इसका मतलब जो G1 और Gn का प्रोडक्ट है वो AB के बराबर आ रहा होगा बच्चों, क्लियर। फिर यहाँ पे जो G2 और Gn-1 का प्रोडक्ट है वो भी आपका AB के बराबर आएगा, और यहाँ पे G3 और Gn-2 का प्रोडक्ट है वो भी AB के बराबर आएगा, एंड सो। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि G1 और Gn ने एक पेयर बना लिया जो AB के बराबर था, G2 और Gn-1 ने एक पेयर बना लिया जो कि AB के बराबर था, G3 Gn-2 ने एक पेयर बना लिया जो कि AB के बराबर है। तो ये दो दो मिलके एक AB बना रहे हैं, तो टोटल n है, तो AB कितने हो जाएंगे आपके पास, n/2 हो जाएंगे ना भाई। दो पेयर मिलके एक AB बना रहे हैं, G1 G2 ने मिलके, G1 Gn ने मिलके एक AB बनाया,
तो टोटल n है, तो n के आधे n/2, तो n/2 मिलके क्या बना लेंगे, ए बी की पावर n/2 बना लेंगे। सब ए बी के बराबर होता है, तो ए बी की पावर n/2 आ गया। ठीक है, ए बी की पावर n/2 को आप रूट ए बी की पावर n लिख सकते हो। रूट ए बी इज नथिंग बट जी, तो जी की पावर n आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स जो आता है वो आपके पास, वो जी की पावर n आ जाता है बच्चों। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स, और जी क्या है यहाँ पे, सिंगल जी एम। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 20 GMs विच आर इंसर्टेड इन बिटवीन एंड फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन ये होता है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। जैसे मान लो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 20 GMs इंसर्टेड इन बिटवीन 2 and 64, मान लेते हैं 2 and 64 के बीच में 20 GM इंसर्ट किए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 GM निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 20 GMs जो आएगा ना, G1 G2 अप टू G20, उसकी वैल्यू आएगी रूट ए बी की पावर 10 n/2। ठीक है ना, ए बी की पावर n/2 आता है, ये n/2 मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपके पास हो जाएगा जी की पावर 20 हो जाएगा, सिंपल। जी क्या है, जी इज द सिंगल GM, सिंगल GM। ठीक है ना, अब सिंगल GM कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 64 का रूट, क्लियर, 8√2 आ जाएगा ये। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 8√2 की पावर 20। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये कितना लिखा है आपके पास, 2 की पावर 3, और प्लस में ये हाफ हो जाएगा की पावर 20। तो 2 की पावर ये 5 6 6 × 20/2, ये 10 ले लो यहाँ पे, 2 की पावर 60 इज द राइट आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपका, इफ ए एम ऑफ टू नंबर इज 2 times ऑफ देयर जी एम देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए एम ऑफ दो नंबर, ए एम ऑफ एनी टू नंबर्स ए एंड बी इज 2 times ऑफ देयर जी एम देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। यानी कि आपको गिवन क्या है बच्चों इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो गिवन है वो आपको दिया है ए एम अपॉन जी एम इज इक्वल टू 2 दिया है। क्लियर, ए एम अपॉन जी एम 2 दिया है आपके पास। क्लियर, आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि सर ए एम इज इक्वल टू 2 times जी एम हो गया। चलो भाई ठीक है, तो दो नंबर्स आपके पास ए एंड बी मान लेते हैं अपन, ए एंड बी। क्लियर, तो अब आप मुझे बताओ कि ए बी का जो रेशियो निकालोगे आप, ए बी मतलब ए एम क्या होता है, आप वो सब छोड़ो, ए एम क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। लेट जी एम इज इक्वल टू के, लेट जी एम इज इक्वल टू के मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो के का मतलब ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर हो गया बेसिकली। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास, 4 के आ जाएगा। 4 के कैसे आया, समझ में आ गया ना भाई। ए एम जो है वो 2 times ऑफ जी एम है ना, और जी एम को आपने के माना है, तो अगर जी एम को आपने के माना है तो 2 × जी एम, तो ए एम जो है वो तो 2 × जी एम आ गया, 2 के आ गया। और ए एम की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू कितना आ गया आपके पास, तो ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 2 के आ गया आपके पास। क्लियर है ना, तो ये 2 के हो गया। तो इसको हमने बोल दिया, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। क्लियर, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब एक इक्वेशन आपके पास ए बी इज के स्क्वायर। आप मुझे बताओ ए माइनस बी कितना आ जाएगा आपके पास। ए माइनस बी को आप बोल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 AB का रूट। क्लियर, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB का रूट, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16 के स्क्वायर माइनस का 4 के स्क्वायर का रूट आ जाएगा। और ये आ जाएगा 12 के स्क्वायर का रूट बच्चों, और ये आ जाएगा 2√3 × के। तो ये आपके पास ए माइनस बी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब मैंने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया, यानी कि 1 प्लस अगर 2 करोगे आप, तो 2a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 4k प्लस 2√3 के आ जाएगा आपके पास। अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 4k माइनस का 2√3 के आ जाएगा। अब इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब आप इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर दो। तो इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू
यहाँ पे 4 + 2√3 इज डिवाइडेड बाय 4 - 2√3। क्लियर, क्या आ गया? अब ये आ जाएगा 2 + √3 upon 2 - √3 is the required answer. Clear? So now let's see the option. Second option will be the right answer. Clear? 2 + √3 upon 2 - √3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपना वाला तरीका कि आप इस क्वेश्चन को अब आप ऑब्जेक्टिव में कैसे जल्दी करोगे। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया और आप इतना समय लगा रहे हो तो और जबकि हम इसे यूं सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर बेवजह इतना समय क्यों लगाएंगे जब अपन के पास ये चॉइस है कि जल्दी सॉल्व करें। तो अब आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, ये आपका बी एस स्टाइल क्या है बच्चों आपका। तो ये अपना स्टाइल क्या है, AM/GM। अगर आपको M/N दिया है तो नंबर्स का रेशियो M+√(m²-n² अपॉन M-(m²-n² आता है। रूट के अंदर सेम चीज़ है, M+√(m²-n² है रूट के अंदर। ठीक है, M+M²-n² और नीचे भी आपका ये सेम है, M² - n² दिया है। ठीक है, तो रूट वाली चीज़ तो आपकी हो गई सेम। ठीक है, रूट वाली चीज़ क्या हो गई सेम, ऊपर M+, नीचे M-। तो अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को इससे वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको कि आया कि नहीं आया। तो आपके पास AM/GM कितना दे रखा था बच्चों, आपको 2 दे रखा था। यानी कि आप अगर कंपेयर करते हो तो M की वैल्यू 2 दे रखी है और N की वैल्यू 1 दे रखी है। नाउ A/B की वैल्यू लगाओगे आप तो 2 + रूट के अंदर 4 - का 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2 - रूट के अंदर 4 - का 1 आ जाएगा। यानी कि 2 + का √3 अपॉन 2 - का √3 आ जाएगा। और कुछ ही सेकंड्स में आपका सवाल यूं चुटकियों में यूं सॉल्व हो जाएगा। बात आ गई समझ में आपको? तो बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाओगे और इसको याद रख लेना। देखो, शार्प मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी रैंक की तरफ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी रैंक आए, आप 3 डिजिट रैंक लेके आएँ या फिर आप 2 डिजिट रैंक लेके आएँ, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेशक आप जेई में जाने के बाद भूल जाना उन्हें, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी याद होनी चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप इन्हें बैठ के रटोगे, रटना नहीं है आपको चीज़ों को। ठीक है, आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने से बार बार चीज़ें रिवाइज करने से वो मेमोरी में सेट हो जाती हैं। तो उसका क्वेश्चन या वो इंटरमीडिएट स्टेप में कहीं आता है तो अपन डायरेक्ट उसे लगा सकते हैं, तो काफ़ी टाइम बचा लेंगे। जहाँ पर जो बच्चा उसे डिराइव करेगा वहाँ पे अपन यूँ निकल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है तो आसान भाई, ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं है, आसान नहीं है। आप इसे कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन अगर हमें ये आता है BS स्टाइल तो अपन ये क्यों करके हो खत्म, अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे अपन। अगला टॉपिक आता है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के बारे में क्या कहना है आप सुनो। हार्मोनिक मीन क्या है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास ना n नंबर्स हैं बच्चों, आपके पास A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN। ये आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब आपने क्या किया, इनका हार्मोनिक मीन चाहिए आपको। हार्मोनिक मीन क्या होता है, n अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स करना है आपको, देन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। ठीक है ना, तो आपने पहले क्या किया, रेसिप्रोकल किया। अब इसे हार्मोनिक मीन वैसे भी क्या होता है, एपी का उल्टा होता है। एपी का उल्टा हो जाता है भाई हार्मोनिक मीन में, तो क्लियर। तो नंबर्स को उल्टा करो और ऊपर एन लिखो, नंबर ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाई 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 अप टू 1/AN। क्लियर। अब जैसे मेरे पास 3 नंबर हैं ABC, उसने मुझसे बोला कि ABC का हार्मोनिक मीन बना दो, बता दो। तो इन 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन कितना आएगा, नंबर ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाई इनका रेसिप्रोकल। ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, अरे भाई इसको क्या सॉल्व करना है, 3ABC अपॉन AB + BC + CA, ऐसे लिख पाओगे आप। ठीक है, तो 3 नंबर का हार्मोनिक मीन आपके पास ये होता है। ये पहला केस था कि इसमें मैंने HP के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है आपसे कि नंबर्स HP में होंगे या नहीं होंगे। क्लियर, सीधा मैंने n कोई भी नंबर उठाए हैं, n पॉजिटिव नंबर्स, और उनका सीधा हार्मोनिक मीन निकाल दिया है। अब इन n पॉजिटिव नंबर्स में इसलिए लिया मैंने क्योंकि जीरो वीरो नहीं लिया है, क्यों, और नेगेटिव नहीं लिया है क्योंकि अगर बाई चांस आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव और अगर वो सब इक्वल हैं, कट गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर, अगर कोई भी नंबर जीरो आ गया तो जीरो का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइन होता है, तो भी दिक्कत आ जाएगी। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं इफ नंबर्स आर इन HP। अगर आपके नंबर्स HP में हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन ही जान लो कि अगर नंबर्स आपके पास HP में हैं तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है। तो डेफिनेशन सिंपल है, ऑल द नंबर्स, वही सेम जो आप पहले पढ़ते हुए, विच आर लाइंग इन बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ HP, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ HP के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे आपके, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे आपके HM कहलाएंगे बच्चों। क्लियर, हार्मोनिक मीन कहलाएंगे, पहले और आखिरी को छोड़ दो आप।
ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पहली चीज़ आती है सिंगल एच एम बिटवीन ए एंड बी। आपको सिंगल एच एम यानी कि सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच में। तो दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे, तो ये तो अपने को पता है कि एच पी के क्वेश्चन को ए पी में कन्वर्ट करके ही करते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एच पी के क्वेश्चन को ए पी में कन्वर्ट करो। एच पी के क्वेश्चन को ए पी में कन्वर्ट करो आप। बस, ठीक है, आगे की कहानी आप जानते ही हो। एचपी के क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट कर लो, फिर आगे की कहानी आपको पता ही है क्या करना है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जो भी पूछा है एपी तो अपनी को आती है। तो अपन ने क्या किया, ये हमारे पास बच्चों क्या था, ये हमारे पास देखो एचपी में थे, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, तो 1/a 1/h1 और 1/b क्या आ जाएगा आपका, एपी में आ जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। अब एपी में तो अपने को पता है भाई क्या बात कर रहा है ये, एपी में बीच वाले का डबल इस पहला प्लस दूसरा होता है, पहला प्लस तीसरा होता है। बीच वाले का डबल इज इक्वल्स टू पहला प्लस तीसरा होता है। भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो यार, ये एपी जैसी चीज़ें भूलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये सब बातें नहीं चलेंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा बच्चों। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2ab अपॉन a प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। क्लियर। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे नोट करके याद रखिएगा। अगर जैसे कई बार हम बी एस एन एस लगाते हैं, तो जैसे ए पी जी पी में हम लोगों ने बी एस एन एस से क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई भी ए पी मान ली कोई भी जी पी मान ली, अगर एच पी का क्वेश्चन आ जाए और आपके पास 3 नंबर एच पी में हैं, तो आप कौन से नंबर मानेंगे। तो कोई भी 3 नंबर ए पी के उनका उल्टा कर देना, लेकिन रेसिप्रोकल को करने में तो वैसे ही यार अपनी जान आफत में आ जाती है, मतलब कि क्या रेसिप्रोकल को सॉल्व करना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बढ़िया वाली चीज़, 2 3 6 जो नंबर हैं वो एच पी में होते हैं, इनको याद रखना आप। 2 3 6 जो होता है वो एच पी में होता है। ठीक है, बीच वाले का देख लो, फॉर्मूला लगा के देख लो, 3 इज इक्वल टू आना चाहिए 2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है, ये ए है आपका, ए का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 इंटू 6 अपॉन 2 + 6 ये आना चाहिए, देख लो आ रहा है क्या। तो 2 इंटू 6 इज डिवाइडेड बाई 8, 4 से 2 और 2 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स आ गया, हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा आगे तक कि 2 3 6 जो होता है वो आपका एच पी में होता है, इस बात को नहीं भूल जाना, ताकि 3 नंबर कभी आपको एच पी में मानने पड़े तो आप इजीली मान लो और सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं आगे। ये तो हो गया हमारे पास सिंगल एच एम इन बिटवीन ए एंड बी आ गया। क्लियर, अब हम बात करते हैं एन एच एम्स इन बिटवीन ए एंड बी। अब आपको एन एच एम्स चाहिए जो कि आपको ए और बी के बीच में इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अब एन एच एम्स कैसे इंसर्ट करोगे आप भाई, जैसे आप पहले करते आए हो यार वैसे ही सॉल्व करना है। एच पी को आपने ए पी में कन्वर्ट करना है, ये आपके पास एच पी थी एक, इसको आपने यहाँ पे ए पी में कन्वर्ट कर दिया, टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया। टर्म्स को रेसिप्रोकल करने के बाद आपको पता है कि जो 1/h1 है वो पहला ए एम है, यानी कि अगर मैं इस सीरीज़ का डी फाइंड करने जाऊँ, कॉमन डिफरेंस वो आता है लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ ए एम्स प्लस 1, ये डी आ जाएगा। अगर आपके पास डी आ गया तो फिर 1/h1 में तो बच्चों कुछ है ही नहीं, 1/a प्लस डी होता है भाई। 1/h1 की वैल्यू तो ये आ जाएगी, तो 1/h1 आ गया तो h भी आ जाएगा h1, और 1/hn कितना आ जाएगा आपके पास, 1/a प्लस n इंटू डी आ जाएगा। और डी हमने बता दिया आपको कैसे निकालना है, बस खत्म कहानी। क्लियर, ये आ गया। अब इसके अंदर जो मज़ेदार चीज़ है ना वो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, एन एच एम्स, शॉर्ट में लिख लेता हूँ एन एच एम्स। यानी कि आपको ये चाहिए 1/h1 1/h2 1/h, और ये बात मुझे पता है इसका सम आता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर। तो 1/h1 प्लस 1/h2 लिख पाओगे, hn लिख पाओगे कि नहीं, लिख पाओगे ना। अगर ये आपने लिख दिया, क्योंकि ये एपी है भाई, हार्मोनिक मीन का उल्टा एपी होता है, तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन्स का सम पूछ रहा है वो आपसे, जो एस इक्वल्स टू एन इंटू ए था। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे n/2 और ये आपके पास 1/a प्लस 1/b आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म वाली प्रॉपर्टी लगा के, और n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी अपॉन 2ab आ जाएगा बच्चों। और अगर आप इसको देख पाओगे तो ये n/h लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा
सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स जो आता है आपके पास वो ये आता है आपके पास। ठीक है, सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? बस यही कहानी है, इससे आगे कुछ है नहीं इसमें। एच इज द सिंगल जी एम, सिंगल एच एम बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम के बारे में, कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अभी आपने देखा कि जो एच एम है आपके पास बच्चों, एच एम की वैल्यू आती है आपके पास 2ab अपॉन ए प्लस बी आता है बच्चों, क्लियर। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जी की जो वैल्यू होती है वो रूट ए बी होती है, तो इसका मतलब यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी आ जाएगी। और जो अर्थमेटिक मीन होता है उसकी वैल्यू बच्चों ए प्लस बी अपॉन टू होती है। तो अगर मैं हार्मोनिक मीन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो यहाँ पर 2 × जी स्क्वायर लिखना है मुझे अपॉन, और यहाँ पर टू को हटा देता हूँ क्योंकि ए प्लस बी अपॉन टू को ले लेता हूँ मैं ए, तो इसको मैं ए ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से जी स्क्वायर इजक्वल्स टू ए इंटू एच लिख पाओगे। ये होता है रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच का जो रिलेशन है वो आपका ये आता है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच। जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच आ जाता है। अब इसको देख के ना एक बात और दिमाग में आती है कि अच्छा इसका स्क्वायर ए इंटू बी आ रहा है। ओहो, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी आ रहा है। अच्छा, मतलब ये ए जीपी में है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ए जी एच आर ऑल्सो इन जीपी। हाँ भाई, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में तीनों मिलके एक जीपी बना लेते हैं। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच बना लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। आपको ये बात समझ में कैसे आ गई यार? बस सोच ही नहीं पा रहा हूँ, आप तो इंटेलिजेंट हो गए, आप तो बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। ओ यही बात थी, क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ये है मेरे पास रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम बच्चों। एक और रिलेशन होता है इनके बीच में, कौन बड़ा कौन छोटा। जब कहानी यहाँ तक आ गई, रिलेशन तक आ गई, और जब तीनों कंबाइंड हो गए, तो आपको पता ही है कि जब जब चीज़ें साथ में आती हैं तो एक तरह की इनसिक्योरिटी के साथ ये तो आता ही है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो इन तीनों में भी इस बात की बहस हो गई कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो इन सब में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा, हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या बात को, इस बात को, पॉजिटिव नंबर्स के लिए है ये कहानी। अगर पॉजिटिव नंबर्स नहीं है तो फिर आप ये नहीं लगाओगे। पॉजिटिव नंबर्स के केस में ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। अब एक बच्चे ने पूछा सर इक्वल क्यों लगाया आपने, इक्वल कब आएंगे? तो जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तब वो इक्वल आएंगे। तो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर कांस्टेंट। इक्वलिटी होल्ड्स if numbers are if numbers are equal if numbers are equal। तो इक्वलिटी कब होल्ड होगी बच्चों आपके पास? जब आपके नंबर्स इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 2 2 2 2। अब इसके केस में आपका ए एम जी एम एच एम सभी बराबर आ जाएंगे, सबकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इन चारों का ए एम भी 2 आता है, इन चारों का जी एम भी 2 आता है, इन चारों का एच एम भी 2 आता है। तो इस केस में आपका ऑल आर सेम, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं, जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गई है। ये आपका यूज़ कब होता है? ये आपका यूज़ होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ए एम जी एम एच एम का यूज़ कब करते हो आप? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। वैल्यू वैल्यू फाइंड करने में काम आएगा, ठीक है। और जो आएगा काम नहीं भूलेंगे उसका नाम, ठीक है। जो आएगा हमारे काम नहीं भूलेंगे हम उसका नाम। तो ए एम जी एम और एच एम का रिलेशन एक ये हो गया, और एक इनका रिलेशन ये हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है आपके लिए
if sum of AM and HM is 25, if GM is 12, then find the sum of numbers. आपको sum of numbers चाहिए, कितना आएगा? अरे सर इसको तो अपन यूं सॉल्व कर देंगे, देखो आप कमाल। हम हैं कौन? ब्रजेश सर के स्टूडेंट्स हैं हम। सर ये दिया है अपने पास AM प्लस HM इज इक्वल टू 25। ओके, सम ऑफ AM एंड HM इज 25 एंड GM इज 12 दिया है, और हमें पता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू एच होता है। क्लियर? तो जी स्क्वायर इक्वल टू A इंटू एच होता है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 144 इक्वल टू A इंटू एच आ जाएगा बच्चों? तो क्या आप ये बोल पाओगे कि H इज इक्वल टू 144 अपॉन A आ जाएगा यहाँ से? क्या ये बोल पाओगे आप? अगर आपने इतना बोल दिया ना तो समझो मेरा आधा काम तो आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, जिससे जो मुझे उम्मीद थी कि आपके होते हुए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा बच्चों? 144 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो यार, इसके फैक्टर कितने आते हैं? एक आता है a माइनस का 9 और एक आता है a माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 9 और एक वैल्यू आ जाएगी 16, लेकिन आपको क्या चाहिए? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। आपको सम ऑफ नंबर चाहिए, मतलब आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए आपका? क्या अगर a आपका 9 है तो सम ऑफ नंबर्स 18 आ जाएगा, अगर a आपका 16 है तो सम ऑफ नंबर्स 32 आ जाएगा। आप क्या दोनों ऑप्शन टिक करके आओगे? एक ऑप्शन टिक करके आओगे और एक करके आओगे? तो क्यों टिक करके आओगे? जल्दी से बताओ क्या आंसर आने चाहिए आपके। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लॉक कर दिया होगा। मैसेज में कमेंट भी कर देना यार, कमेंट करके बता देना क्या आंसर आ रहा है आपका, ताकि मुझे भी लगे कम से कम बच्चा यहाँ तक तो पहुँचा है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ तो अगर ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ओहो क्या बात कर रहे हो सर, रिजेक्ट हो जाएगा? क्यों क्यों 9 क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? अरे भाई AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है ना। कैसे? मैंने आपको बताया तो था AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नहीं होगा, तो रिजेक्ट होगा। इसका मतलब यही पास होगा, ये पास होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 32 आ जाएगा। तो 32 इज द राइट आंसर। पता गई समझ में? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ A1 एंड A2 आर द टू AMs बिटवीन A एंड B एंड G1 एंड G2 आर द टू GMs बिटवीन H1 एंड H2, अच्छा, एंड H1 एंड H2 आर द टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, देन प्रूव दैट G1 G2। ओके, अच्छा, मतलब क्वेश्चन में उसने ये बोला है बच्चों कि यहाँ पर ना, यहाँ पे देखो उसने दो नंबर दिए आपको A B, और इसके बीच में A1 A2 और ये B दिया है, और ये उसने AP बोल दिया है। फिर उसने A G1 G2 दिया है और ये उसने GP बोल दिया है बच्चों, है ना? और फिर A H1 H2 दिया है और यहाँ पे B, और ये उसने HP बोल दिया बच्चों। क्लियर? ये बात बोल दिया उसने। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस B होता है सम ऑफ नंबर्स। ये कितना आ जाएगा? G1 इंटू G2 क्या होता है आपका? ए बी आ जाता है ये, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट। अगर इसको आप HP में कन्वर्ट कर लोगे तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? तो ये आपके पास आ गया A प्लस B अपॉन AB इज इक्वल टू H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2। A प्लस बी जो है आपके पास वो A1 प्लस A2 है, और AB जो है वो G1 इंटू G2 है, और ये आपके पास H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2 है। अगर ऐसा है तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको तो इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो G1 G2 इज डिवाइडेड बाय H1 H2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है आपके पास? H1 A1 ऊपर आएगा, सॉरी, A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2, हैंस प्रूव्ड। था ही नहीं इसमें तो, कुछ आसान सा क्वेश्चन था ये तो। क्लियर? अगली बात समझ में? भाई प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट, ओहो ये वाला सवाल आ गया, ये तो मेरा फेवरेट है भाई, ये तो मेरा फेवरेट है। इतनी ज़बरदस्त BSNS बताऊंगा आपको इसकी कि आप देखते रह जाओगे। यूं सिर्फ यूं नज़रों से खेल हो जाएगा इसका, नज़रों से सिर्फ। ठीक है ना? नज़रों से। पहले मेथड बताऊं या
बीएसएनएस बताओ। बीएसएनएस बता दिया तो फिर मेथड नहीं सीखोगे आप, ठीक है, फिर मेथड पे नहीं जाओगे। तो मैं पहले मेथड बताता हूँ फिर, अच्छा मेथड में कुछ है नहीं, आप भी तो कर सकते हो इसको है क्या इसमें, कुछ भी नहीं भाई। उसने बोला कि आपके पास ना ये है, ये एपी में है और ये एचपी में है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो उसने ये हमें दिया है, तो हमने बोला कि हमारे पास ये 2, A2, A3, A4 एंड सो ऑन बच्चों, और A9 और A10 की जगह पर 3 दे दिया उसने, ये एपी है हमारे पास। और फिर उसने बोला 2, H2, H3, H4, H7, H8, H9 और 3, और ये आपके पास HP है बच्चों, क्लियर। उसने बोला A4 × H7 की वैल्यू बताओ, ठीक है भाई। A4 को निकालने के लिए पहले इसमें अगर मैं चलता हूँ, तो A4 निकालने के लिए मुझे D चाहिए। अब 2 और 3 के बीच में कितने GM इंसर्ट हैं, 8 GMs। यहाँ पे 8 AMs। 2 और 3 के बीच में AM कितने हैं, 2 पहला टर्म है, 3 लास्ट टर्म है। तो 2 और 3 के बीच में 8 AM हो गए ना भाई, टोटल 10 थे तो 8 तो AM होंगे ना आपके। तो 8 AMs, तो D कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ AMs प्लस 1, यानी कि 1/9। तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A4 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4D, सॉरी 3D, थर्ड GM है ना ये, थर्ड सॉरी AM, थर्ड AM है ना ये। A4 इज व्हाट, थर्ड AM। देख लो आप, काउंट कर लो, फर्स्ट AM, सेकंड AM, थर्ड AM। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3/9, 1/3, 6, यानी कि 7/3, 7/3 आ गया ये, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, तो इसको एपी में कन्वर्ट कर दिया, एपी में कन्वर्ट, एपी में जब कन्वर्ट किया आपने इसको, तो आपको 1/2, 1/H2, 1/H3 और यहाँ पे 1/H9 और 1/3 मिल जाएगा। अब ये आपके पास एपी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डी आएगा वो आएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ एम्स प्लस 1। ये आ जाएगा माइनस का 1/6 × 9, ये आ जाएगा। आपको चाहिए 1/H7। H7 इज नथिंग बट द सेकेंड, सिक्स्थ एम। तो सिक्स्थ डी आ जाएगा यहाँ पे। तो 6D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/6 × 9, ये सी कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 2/2 × 9, 7/2 × 9 हो गया। तो 7/2 × 9 हो गया, तो H7 कितना हो गया, H7 हो गया 2 × 9/7 आ गया। तो A4 × H7 कितना आ जाएगा आपके, A4 × H7 की वैल्यू है आपका 7/3 × 2 × 9/7, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 टाइम्स कट गया, 6। तो इसका 6 आंसर आ रहा है। तो 6 विल बी द राइट आंसर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, आ गया आंसर, क्लियर। अब मैं आपको, आपने देख लिया इसको, सॉल्व कर दिया अपन ने। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन की बीएसनेस, जो मैंने आपसे वादा किया था कि बीएसनेस बताऊंगा आपको इसका। ये 2 है, फिर यहाँ पे A2, A3, A4, A5 और यहाँ पे A9 और 3 है। और यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका H2 है, H3 है, H4 है, और यहाँ पे बच्चों आपका कहीं H7, H8, H9 और 3 है, और ये AP है और ये HP है। अगर ऐसा है, इसमें क्या है, इन दोनों में क्या चीज सेम है, पहला और आखिरी टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर सेम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर सेम, आर सेम। अगर ऐसा होता है कि जिसमें पहला और आखिरी टर्म सेम होता है आपका, कोई भी एक एपी और कोई भी एक मतलब दो नंबर के बीच में आपने सेम एएम और एचएम इंसर्ट कर दिए हैं, आपने 8 एएम इंसर्ट किए हैं, 8 एचएम इंसर्ट किए हैं, अगर ऐसा करते हो आप, पहला और आखिरी सेम रखते हो, ये और ये और ये और ये अगर आपके पास सेम है, तो यहाँ से आप कितने नंबर चले, 1 2 3, 3 नंबर यहाँ पे चले, तो A4 आ गया, तो पीछे से भी 3 नंबर चल लो, 1 2 3। आप स्टार्टिंग से कितना चले, 1 2 3, 2 के बाद, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना चले, 1 2 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपने यहाँ पे ले लिया A4, और ये आ जाएगा आपके पास इधर से तीसरा, और लास्ट से इसका, इसका इधर से तीसरा आ गया, और ये इधर से थर्ड आ गया। H7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म होता है, सिंपल। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए क्या बोला है मैंने बोला A1, A2, A3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ AN-2, AN-1, AN और B।
ये आपके पास बच्चों AP है, और A H1 H2 H3 HN-2 HN-1 HN और B, ये आपके पास HP है। अगर तो इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इधर से पहला ये इधर से चलो और इधर लास्ट से चलो HP में। तो इधर से A1 HN इज इक्वल्स टू A2 HN-1 इज इक्वल्स टू A3 HN-2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू AN-B होता है। पहला और आखिरी सेम होना चाहिए बस। तो ये आपके पास BSNS मिल गई आपको, खत्म। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, आपको बताया है ताकि आप नोट में लिख पाओ। बाकी अगर आपको याद है तो आपको लगता नहीं है कि सिर्फ पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा यूं करते ही, जैसे ही आप बोलोगे सीधा आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास। अगला क्वेश्चन, अब मैक्सिमम मिनिमा वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जहाँ पे आगे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे फिर अपन, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले केस आ गए, मतलब AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, वो वाले केस। तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है आपसे, उसने बोला ABC आपके पास 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ABC का प्रोडक्ट आपका 64 दिया है। ठीक है, फिर उसने बोला देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहले इसका फिर सेकेंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट। ओके, अब देखो भाई, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो पहले मेरी बात सुन जाओ। मेरी बात ये है कि बच्चों इसमें उसने बोला आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो ऐसा तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM में आता है बच्चों। तो AM आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM होता है। तो पहले क्वेश्चन में मेरे पास 3 नंबर हैं ABC, मैंने इन 3 में AM GM लगा दिया। इसमें मैंने क्या लगा दिया, इसमें मैंने AM GM लगाया। तो ये AM आ जाएगा A प्लस B प्लस C इज डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 नंबर का AM स्टार्टिंग में ही बताया था। और GM कितना आता है इनका, GM आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि ABC की पावर 1/3 बच्चों। क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और ABC कितना है 64 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64 इंटू ये कितना आ जाएगा 4। तो A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा ये, तो A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया इसका, A प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू आ गया आपके पास 12। क्लियर, तो A प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू कितना आपके पास 12 आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे वाले को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे दूसरे में मैंने 2A प्लस बी प्लस सी में लगाया। आपको ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे ABC बचना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ABC आना चाहिए और ऐड करने पे 2A प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपको, 3 नंबर, कोई अगर एक्स्ट्रा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई एक्सप्रेशन ABC में से कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई ना हो जाए बस। तो आपको 3 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो ABC आ ही जाए उनमें, और ऐड करने पर तो 2A प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। तो आपने 3 नंबर 2A प्लस बी प्लस सी ले लिया। तो इनमें आपका हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2A इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2A प्लस बी प्लस सी, आपके पास इसका तो वैल्यू आपको चाहिए ही मिनिमम, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड 2, ये 2 इंटू 64 की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 4 और 2 की पावर 1/3 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। वन बाई थ्री। क्लियर, आगे बात समझ में। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड वाले में आप मुझे सोच के बताओ क्या होना चाहिए, कौन से 3 नंबर होंगे, 2A प्लस बी और 4C। ठीक है, तो थर्ड वाले में आपके पास 3 नंबर कौन से आ जाएंगे आपके, थर्ड वाले में आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं बच्चों। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ थर्ड वाले को सॉल्व। ये आपके पास आ जाएगा 2A प्लस बी प्लस 4C इज डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से 2A इंटू बी इंटू 4C की पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। तो ये आपके पास 2A प्लस बी प्लस 4C की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास 24 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना,
ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया, पहले वाले के तीनों पार्टों के आंसर ये आ गया आपके, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ A1 A2 A3 अप टू AN आर द पॉजिटिव एंड रियल नंबर्स एंड A1 A2 A3 मल्टीप्लीकेशन दे रखा है आपको C, इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है आपको, इन सब का मल्टीप्लीकेशन C दे रखा है, A1 से लेके AN तक का मल्टीप्लीकेशन इज C, और फिर उसने बोला देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इन सबको ऐड किया, लास्ट में 2 भी ऐड कर दिया, एक लास्ट में 2 लिख दिया उसने यहाँ पे, देखो लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपके पास जो AMGM लगेगा वो किन नंबर्स में लगेगा, A1 A2 A3 और लास्ट में 2 AN लिख देना। तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे A1 A2 A3 अप टू 2AN is divided by n is greater than equals to A1 A2 A3 अप टू AN इंटू 2, है ना, की पावर 1/n। ये आ जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 2AN इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, और ये आपके पास आ जाएगा 2C की पावर 1/n, ठीक है ना। तो यही आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू है। बात आ गई समझ में आपको, चलिए ठीक है। इफ ABC आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, इफ A प्लस B प्लस C इज 18 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको उल्टा पूछा है, अब आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा है, ठीक है ना, आपको सम दिया है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा है। अब आपको क्या याद रखना है कि आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम A प्लस B प्लस C आए, आपको ऐसे नंबर्स में AMGM लगाना है जिनका सम A प्लस B प्लस C आए, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने पे जो दिया है वो आना चाहिए। बाकी अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो फिर चल जाएगा, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन ABC में से कोई एक्स्ट्रा ना आ जाए बस। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला सिंपल है, आपके पास 3 नंबर है ABC, इन्हीं में आप AMGM HM लगा दो। तो ABC में HMGM लगाओगे तो A प्लस B प्लस C तो आता ही है यहाँ पे, इज डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ABC का 1/3 आता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 18/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ABC की पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो 6 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC। तो ABC का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया आपका, तो ABC का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है आपका, वो आपका 6 का क्यूब आ रहा है, ठीक है ना, 6 का क्यूब आ गया। अब पहला वाला तो आसान है, दूसरा वाला थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, उसमें A² B इंटू सी पूछा है आपसे। अब A² इंटू B इंटू सी में कितना आएगा, अब आपको नंबर कौन से चूज करने हैं जिनका सम करने पे A प्लस B प्लस C आए और मल्टीप्लाई करने पे A² BC आए। तो ऐसे जो नंबर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बच्चों जब, अब देखो अब आपको करना क्या है, अब आप मेरा स्टाइल याद रखो, ठीक है ना। पावर कितनी है इस पे 2, तो आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, A/2 में। जितनी पावर होती है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप, नहीं समझे, जितनी पावर है नंबर पे उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप, ये आ गया। तो अब आपके पास AMGM के लिए 4 नंबर हो गए, A/2 प्लस A/2 प्लस B प्लस C अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A/2 इंटू A/2 B इंटू C की पावर 1/4। ये आपके पास हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा A² BC। अब देखो A² भी आ गया आपके पास, A² BC, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1/4। क्लियर। अब ये तो कितना है 18/4 हो गया, 18/4 की पावर 4 लिख दो आप इस पे, और इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आपका A² BC, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो A² BC का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, A² BC का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका 2² इंटू 18 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। अब आप 4 की पावर 4 को सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना, और 18 को भी सॉल्व कर सकते हो, ये 9/2 लिखा हुआ है वैसे, 18/4 इज नथिंग बट 9/2। तो अब आप वहाँ से सॉल्व कर लेना, वो सब नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें अगला क्या है आपका, तीसरा तीसरा सवाल है हमारे पास A² BC, ठीक है ना, A² B³ C, A² B³ C, ठीक है। अब आपको A को ब्रेक करना है, तो 2 पावर है तो A/2 में ब्रेक होगा। B पर 3 पावर है तो 3 इक्वल पार्ट्स में B³ डिवाइड होगा, कैसे, B/3 B/3 B/3, और C पे तो एक ही है तो एक ही रहेगा। तो अब आपके पास AMGM के लिए नंबर कितने हो गए, 7। अब 7 नंबर्स में AMGM लगेगा, ये जो 7 नंबर्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं इन सब में AMGM लगेगा।
तो इन 7 नंबर्स में AMGM लगा दो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, ऐड करोगे तो A+B+C आएगा, खैर 7, और इज ग्रेटर देन A²B³ C अपॉन 2² 3³ की पावर 1/7, सिंपल। ये आ जाएगा 18/7 की पावर 7, और इनटू में यहाँ पे 2² इंटू 3³ और इज ग्रेटर देन A²B³ C। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बाकी बात समझ में, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ ABCD आर द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A+B+C+D आपके पास 2 दे रखा है, M की वैल्यू A+C इंटू में B+D दे रखा है, देन M बिलोंग्स टू, मतलब M का मैक्सिमम, M का वैल्यू पूछा है कितना आएगा, रेंज क्या आएगी। ठीक है, तो M की रेंज के लिए अपन क्या करेंगे, मेरे पास ना M कितना दे रखा है, मेरे पास M दे रखा है बच्चों A+C और B+D। तो मेरे पास दो नंबर हो गए, एक नंबर ये हो गया A1, एक नंबर ये हो गया मेरे पास A2, इन दोनों में आप AMGM लगा दो, AMGM इन दो नंबर्स में सिर्फ। तो दो नंबर्स में AMGM का मतलब A1+A2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A1 A2 के पावर 1/2, यही आता है भाई, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, तो यह A1+A2 में तो A+C प्लस का B+D आ जाएगा, इज डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे A+C और यहाँ पे B+D की पावर में 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2, ये 2 दिया है ना 2, तो सम आपके पास 2 दिया है, तो 2/2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन M आ जाएगा, तो M इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और जीरो से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो सिंपल है, जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो A ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपका, आगे बच्चों बात समझ में। चलिए अब अपन आ जाते हैं सिग्मा नोटेशंस पर। अब अपने को पढ़ना है सिग्मा नोटेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब सिग्मा नोटेशन को आप ऐसे समझो कि सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यहाँ से आपका स्पेशल सीरीज शुरू होती हैं इस टॉपिक से। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों आपका समेशन, ठीक है। समेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये SN = R=1 to TR दे रखा है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका मतलब है T1, पहले R की जगह आपने 1 रखा, देखो ये आपके पास है ना, हाँ ये आपके पास दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा T1 हो गया, प्लस में ये आपके पास प्लस, देखो R=1 हुआ, फिर 1, 1 के बाद प्लस, फिर R=2 हुआ, फिर T2, फिर प्लस, फिर R=3 होगा, फिर प्लस R=4 होगा, प्लस R=N होगा, प्लस। तो ये एंड सो ऑन इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना, डॉट 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 लिख देना बीच में और लास्ट में TN। बात आ गई समझ में आपको। तो सिग्मा का मतलब ये होता है, सिग्मा जैसे जो भी आपका वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, जैसे R चेंज हो रहा है, तो R 1 से 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 4, फिर प्लस, तो लोअर लिमिट ये इसकी कहलाती है लोअर लिमिट, यहाँ से स्टार्ट होता है लोअर लिमिट से, और ये इसकी कहलाती है अपर लिमिट, यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा आपका। ओके बच्चों, जूम ही नहीं हो रहा यार ढंग से, हाँ हो गया, जितना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए ये आ गई बात आपको समझ में। ये बात हमें पता है कि nth टर्म की वैल्यू जो होती है SN-1 होती है। सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म निकालोगे तो लास्ट वाला टर्म ही बचता है अपने पास, ये आपका SN-SN-1 होता है। और ये जरूरी नहीं है किसी एक के लिए हो, AP के लिए वैलिड नहीं है ये, AP GP HP सब के लिए वैलिड है ये बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है वैलिड फॉर ऑल, तो ये वाली बात तो सबके लिए ही वैलिड है ना।
वैलिड फॉर ऑल सीक्वेंसेस। चलिए जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अब सिग्मा नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप समझ लो क्या क्या है। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट नंबर को सिग्मा से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो के इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप के इंटू ए लिख सकते हो। ओके, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, के इंटू ए लिख पाओगे। ठीक है, के बाहर आ गया। अगर आपका सिग्मा नोटेशन, जैसे दो जनरल टर्म है, एक ए आर लिखा हुआ है, एक बी आर लिखा हुआ है, तो सिग्मा नोटेशन क्या होता है, प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है। सिग्मा जो होता है वो प्लस माइनस में आपका सेपरेट हो जाता है। क्लियर, प्लस माइनस में सेपरेट हो गया ये। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा था, लेमडा इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी और दूसरी वाली प्रॉपर्टी को लगा के आपकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। भाई सिग्मा प्लस माइनस में अलग हो जाता है और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जो मल्टीप्लाई है उसमें सिग्मा नोटेशन अलग नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा नोटेशन अलग नहीं होता है और डिवीजन में सिग्मा नोटेशन अलग नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या रेसिप्रोकल में सिग्मा नोटेशन अलग अलग नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस में ही अलग होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास ये वाली। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, ठीक है, तो वो लिख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट सीरीज क्या क्या इंपॉर्टेंट सीरीज हैं आपके पास? पहली इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर आपने के को मल्टीप्लाई किया, के इज एनी कांस्टेंट, अगर आप के को मल्टीप्लाई कर रहे हो आर वन से लेके एन तक, तो के प्लस के प्लस के प्लस के कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका कितने टाइम्स ऐड हो गया, एन टाइम्स, तो एन इंटू के हो जाएगा। क्लियर। दूसरी सीरीज है आपके पास वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसका सम आता है आपके पास एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। क्लियर, ये इसका सम आ जाता है। अगर आपके पास क्यूबिक में कोई सीरीज है वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू अप टू एन क्यू, तो इसका सम आता है एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। और वन प्लस टू प्लस थ्री वाली सीरीज का सम क्या आता है, इसमें है नहीं वो, तो मैं यहाँ पे 1.1 भी लिख देता हूँ, एक वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन अप टू एन तक, इस सीरीज का आपका सम आता है एन एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई टू। ठीक है ना, एन एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई टू। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आता है। क्लियर। फोर्थ नंबर की सीरीज जो है उसके अंदर ऑड नंबर्स दिए हैं, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स जो एन स्टार्टिंग के होंगे उनका आंसर कितना आता है, एन स्क्वायर आता है। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। 2 4 6 8 अप टू टू एन, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू एन, टू टू स्टार्टिंग फ्रॉम टू टू एन, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एन एन प्लस वन आ जाएगा। सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एन एन प्लस वन बाई टू आ जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ये हमारे पास कुछ पांच इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो कि आपको लिख लेनी चाहिए, तो इन पांच इंपॉर्टेंट सीरीज को आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके। और सिग्मा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सिग्मा में क्या क्या होता है? चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जनरल टर्म लिखना है और फॉर्मूले लगाना है। आर इक्वल्स टू वन से सीरीज को स्टार्ट करना है, एन तक लेके जाना है, बस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा उसी में। तो ये जो फॉर्मूले बताए बच्चों मैंने आपको, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। क्लियर, ये जो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, 1.1 का, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सब। क्लियर। तो अब आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चंस लिखते टाइम आपको सीधा सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख देना है, और जनरल टर्म लिखने के बाद फिर उसमें जो भी आपका फॉर्मूला बन रहा है ये समेशन वाला, वो लिख देना है आपको। ठीक है, याद रखिएगा कई टर्म्स में ना जीपी भी बन जाती है, तो जीपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कैसे आएगा वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के जरिए बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ nth टर्म ऑफ द सीरीज इज 5n प्लस 1 देन फाइंड द सम ऑफ सीरीज। आपको nth टर्म दिया है, nth टर्म बोलो या जनरल टर्म बोलो या rth टर्म बोलो, एक ही बात होती है, बस नोटेशन का फर्क हो जाता है। nth टर्म में हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, rth टर्म में हम rth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, r से।
तो अगर आप बात करो आपको सम चाहिए एन टर्म्स का, तो अब क्या करोगे इस सीरीज़ के अंदर? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ना अपन एक काम करते हैं, आपको एस एन फाइंड करना है, तो एस एन इज इक्वस टू आ जाएगा यहाँ पे समेशन फ्रॉम आर इक्वस टू 1 to n, और ये आपके पास 5r+1 हो जाएगा। क्लियर? ये सीरीज़ क्या बन जाएगी आपके पास? 5r+1 बन जाएगी। क्लियर भाई? जनरल टर्म nth टर्म जो अगर tn आपके पास ये है 5n+1, तो सिंपल है यार, rth टर्म कितना आ जाएगा? मतलब टी आर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 5r+1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? तो आर इक्वस टू 1 से लेके तो समेशन में तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी ली है। तो समेशन में अलग अलग कर दीजिए बच्चों। एस एन इज इक्वस टू 5 को कॉमन निकाल लो, समेशन फ्रॉम आर इक्वस टू 1 to n आर हो गया प्लस, और यहाँ पे आपका समेशन ऑफ 1 r = 1 to n हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका 5, ये आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस, और ये n हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये आपके पास हो जाएगा 5n² प्लस 5n+2n इज 7n इज डिवाइडेड बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आ जाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि इफ tn इज इक्वल टू 3n - 1 प्लस 2n, देन फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स। ओके, अप टू n टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर टी आर का काम कौन करेगा आपके पास? टी आर इज इक्वल टू 3r - 1 प्लस 2r हो जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ r = 1 to n टी आर लिख पाओगे आप इस तरीके से। अब आप इसे अलग अलग कर लो, जैसे 3 तो अलग आ जाएगा, r = 1 to n, यहाँ r हो जाएगा माइनस, यहाँ पे समेशन ऑफ माइनस का माइनस तो 1 ले ही लिया आपने पहले, r = 1 to n हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस समेशन ऑफ r = 1 to n 2r। क्लियर? अब देखो ये पहला वाला तो आपको पता ही है ना, इसका आंसर कितना आएगा? ये आर वाला सीरीज हो गया भाई, आर वाली सीरीज मैंने आपको यहाँ बता रखी है ना, आर का सम कितना आता है? ये रहा ना आपका आर, समेशन ऑफ आर n+1/2 होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ n+ ये, तो पहले वाले का आंसर आ रहा है आपका 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? माइनस ये 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, तो n आ जाएगा प्लस। ये जो सीरीज है अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखोगे तो ये आपको जीपी मिल जाएगा, जैसे 2 + 2² + 2³ एंड सो ऑन अप टू 2n। तो ये n टर्म्स का जीपी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? जीपी। ये जीपी ऑफ n टर्म्स हो गया आपका। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का n प्लस का a r⁻n - 1 अपॉन r-1। क्लियर? नाउ इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n प्लस 2n+1 माइनस का 2, इसे सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, जो भी आपका आंसर आएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? बात आ गई आपको समझ में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास 1² - 1 2² - 2, ये माइनस का 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2² - 2 प्लस 3² - 3 अप टू n तक जा रही है सीरीज। क्लियर? तो इसमें हमने क्या किया, इसमें स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लिया, तो इसमें से स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लो आप, 1², 2², 3² अप टू n², और माइनस 1 + 2 + 3 अप टू, और ये आपका n आ जाएगा, इनको एक तरफ कर लो आप। ठीक है? अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ है, और इसको अगर आप देखोगे तो ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है। क्लियर? ये आ गया आपके पास। नाउ अब आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो, अब तो सिंप्लीफाई। नाउ डू इट योरसेल्फ। ठीक है ना? अब तो हो ही जाएगा ना, अब तो सिंप्लीफाई करना है ना, अब बचा ही गया इसमें कुछ भी नहीं, तो सिंप्लीफाई कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला टर्म है 1³ / 1, उसके बाद 1³ + 2³ अपॉन 1 + 3 है, फिर उसके बाद 1³ 2³ 3³ अपॉन 135। यानी कि ऊपर जो है वो जो आपके नंबर्स हैं उनका क्यूब होता जा रहा है, और नीचे ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं। ठीक है? तो जो nth टर्म आ रहा होगा इसके अंदर वो क्या आ रहा होगा? तो nth टर्म जो आ रहा होगा आपका वो आ रहा होगा 1³ + 2³ + 3³ अप टू n तक जा रहा होगा ये, क्योंकि पहले टर्म में एक टर्म था, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nth में n होंगे भाई, सिंपल सी बात है। इस डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 3 5 7 अप टू यहाँ पे जो भी आ रहा है आपका 2n - 1।
इस तरीके से। ऊपर वाली सीरीज का ये nth टर्म है, और nth टर्म को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये nth टर्म में लिखा हुआ है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका n स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और अगर इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास nth टर्म आ गया। तो एस एन कितना हो जाएगा आपके पास, एस एन हो जाएगा r इक्वल्स टू 1 to n, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है तो सीधा ही बाहर निकल आएगा सीरीज से, तो 4 को आप बाहर निकाल लीजिए और समेशन में लिख दो यहाँ पे। आर स्क्वायर का समेशन कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, प्लस आर का कितना होता है 2r का, तो 2r का होता है n+1, और इसका हो जाएगा n। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब 14 क्यूब अप टू 20 क्यूब। अब जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं n+1/2, मतलब वो लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं n+1/2 का स्क्वायर कर देंगे, इसको क्यूब वाली सीरीज है, और n की वैल्यू यहाँ पर 10 रख देंगे। 11 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक जा रहा है, तो या फिर कुछ लोग फिर सही आंसर लाने के चक्कर में 20 रख के देखेंगे, कुछ लोग 11। भाई सीरीज जो है आपकी स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। तो सीरीज स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, 1 से। सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए ना सीरीज। तो 1 से स्टार्ट करो इसको। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने बोला कि सर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब इसमें ऐड कर देते हैं। 10 क्यूब इतने टर्म ऐड कर दिए, फिर इसके बाद आपके पास सीरीज थी 11 क्यूब 12 क्यूब अप टू 20 क्यूब। फिर माइनस, माइनस में क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस में आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब, ये आपने माइनस कर दिया यहाँ पे। क्लियर, ये आ गया। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक का सम अपने को पता है, एन n+1/2 का होल स्क्वायर, और n इज इक्वल टू 20, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का भी सम अपने को पता है, n n+1/2 का होल स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू 10। बात आई आपको समझ में? तो सीरीज आपको 1 से स्टार्ट करनी है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, ये लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 10 × 11/2 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, 2 कॉमन ले लेना, a प्लस बी माइनस बी लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1² - 2² + 3² - 4² + 5² - 6² अप टू 19² - 20², फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर क्या आ गया बच्चों, इसके अंदर 1² - 2² आ गया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस ले लिया उसने। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस का सीन इस तरीके से है कुछ कि अब आप इसमें डायरेक्टली तो फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे n+1 2n+1/6 का। तो पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड बताने जा रहा हूँ मैं आपको, मुझे जो सीरीज चाहिए वो क्रिएट करो आप। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो जो आपको चाहिए होती है सीरीज वो आप क्रिएट करो। तो आपको चाहिए क्या, 1² 2² 3² 4² एंड सो ऑन अप टू 19² + 20², ये आपने क्रिएट कर दिया। अब आपको चाहिए था -2², तो आप बोलोगे सर -2 लिखो इसमें, 2² 4² 6² और 20², ऐसे लिख पाओगे क्या जरा बताओ? अब सही है ना, एक ही बात तो है सीरीज के अंदर। तो आपने अपनी तरफ से क्रिएट कर ली और माइनस टाइम्स माइनस का 2 टाइम्स कर दिया, तो वही आंसर आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक का लेकिन अपने को आंसर पता है, इसका तो आंसर अपन जानते हैं n+1 2n+1/6 होता है। तो इसका तो आंसर लिख दिया अपन ने सीधे, क्या कि n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और बच्चों n इज इक्वल टू 20 लिख दिया यहाँ पे, माइनस इसमें से 2² कॉमन ले लिया, तो 2 × 2² कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1² 2² 3² एंड सो ऑन अप टू 10²। और अब इसका भी सम हमें पता है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी मेरे पास। तो अब इसका जो आंसर आने वाला है आपका वो आ जाएगा 20 × 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 8, और 8 के बाद जो यहाँ पे बचेगा आपका सीरीज वो बचेगा बच्चों आपका 10 है ना, n की जगह 10, तो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 11 × 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना, पता नहीं समझ में? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा द रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। चलिए ठीक है,
तो इस तरीके के, अच्छा मेथड टू भी तो बताना है, हाँ मेथड टू पे चलते हैं। मेथड टू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसने बोला 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। कई बार मैं जैसे बोलता हूँ ना कि मैथमेटिक्स लॉजिक पे काम करता है यार। अगर आप ढंग से चीज़ों को देख लो ना तो कई बार बहुत बेसिक चीज़ से हम क्वेश्चन को काफ़ी इजी कर सकते हैं। A² - B² लिखा हुआ है पहले ब्रैकेट में, तो इसको बोलते हैं हम A - B और A+B। तो A - B A+B बोल दिया। प्लस अगला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 210 आएगा आई थिंक, ठीक है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 - 4 और ये 3 + 4 आ जाएगा बच्चों। और ये 5 - 6 और 5 + 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में आपका आ रहा होगा 19 - 20 एंड 19 + 20। क्लियर, ये आ जाएगा। अब आप इसको देखो, ये माइनस का माइनस, यहाँ पे कितना बच रहा है -1, यहाँ पे कितना बच रहा है -1, यहाँ पे कितना बच रहा है -1, ये कितना बच रहा है -1। तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3 + 4 अप टू आपके पास 19 + 20 बचता है। और जब आप इसे लिखोगे तो ये 20 टर्म्स का सम 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -210 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आ गई समझ में। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको आगे बात समझ में, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका -210 आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीरीज के अंदर ही, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज के अंदर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक नए तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब पहले, सबसे पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरे दिमाग में चीज़ें क्या आती हैं, AP है, GP है, HP है, AGP है, स्पेशल सीरीज में से क्या है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा कि 3 और 4 के बीच का डिफरेंस जो है, देखो GP तो दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। जैसे ही आपने डिफरेंस देखा तो यहाँ पे 4 डिफरेंस आ रहा है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे 6 डिफरेंस हो जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे 8 डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही आपने ये देखा तो AP तो है नहीं, ये क्लियर हो गया। AP नहीं है, HP नहीं है, आपका GP नहीं है, AGP नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमने बोला कि यार अगर ये सब नहीं है ना तो आप ध्यान से देखो, सीरीज के जो डिफरेंस है वो AP बना रहा है। द डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज फॉर्म एन AP। क्लियर। तो यहाँ पे तो एक नई चीज़ आ गई अब मेरे सामने। यहाँ पे तो मेरे सामने एक नई चीज़ आ गई। क्या चीज़ आ गई कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज फॉर्म एन AP। ये आपका AP बना रहा है। अब अगर ऐसा है तो पहले मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी BSNS बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब मैंने बोला कि अगर यहाँ पे SN अगर आप लिखते हो तो ये 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन अप टू TN आ जाएगा बच्चों। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म इस TN। इस क्वेश्चन के अंदर आपका nth टर्म निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो nth टर्म है ना, nth टर्म आते ही फिर तो समेशन लगाना है, फिर तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने nth ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इस सीरीज को SN को ना एक टर्म आगे खिसका के लिख दिया है, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है इसको एक टर्म। तो मतलब यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13 एंड सो ऑन। और यहाँ पे TN - 1 आ रहा होगा और यहाँ पे TN आ जाएगा। और ये अच्छा दिखे इसलिए मैं 0 लिख देता हूँ। 0 लिखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आप पहली वाली इक्वेशन में से, इसमें से दूसरी वाली को माइनस कर दो। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका 6 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा एंड सो ऑन यहाँ तक। और माइनस का TN। और ये क्या यही बच रहा है आपके पास। तो TN इज इक्व टू कितना आ जाएगा आपके पास, TN इज इक्व टू 3 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन अप टू ये। अब आप मुझे बता दो कि ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं आपके, वो यहाँ से माइनस करके यहाँ तक आ रहे हैं। यही टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ इतनों को जब माइनस करोगे तो ब्रैकेट आएगा। टोटल टर्म्स आपके पास यहाँ से यहाँ तक n थे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बचे, n-1। इन n-1 टर्म्स को माइनस किया है आपने, तभी तो ये ब्रैकेट आया है। तो इस ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। भाई टोटल अपने पास n टर्म्स थे, उसमें से आपने जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो सिर्फ इतने हैं। तो n-1 ही तो लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, बस यही बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके, n-1 टर्म्स आ जाएंगे। और ये क्या बन रही है, ये एक AP की तरफ इंडिकेशन जा रहा है कि ये एक AP है। तो TN इज इक्व टू आता है आपके पास 3 + n-1। AP के n-1 टर्म्स का सम होता है n-2 और 2 × A प्लस n-1 यानी कि n की जगह n -1 × D यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर,
ये आपका आ गया। तो टी एन इज इक्व टू कितना आ जाएगा आपके पास, टी एन इज इक्व टू आ जाएगा बच्चों 3 प्लस एन माइनस 1/2, ये आ जाएगा 8। और ये आ गया 8, और ये आ गया 8 माइनस 4 इज 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2n बचेगा यहाँ पे। क्लियर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 प्लस यहाँ पे n-1 बचेगा, और यहाँ पे आपका 2 प्लस n बचेगा। क्लियर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा एक, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, और 2n और माइनस एन प्लस का n आ जाएगा एक, और एक माइनस का 2 और प्लस 1 आ जाएगा। तो टी एन आपके पास ये आ रहा है बच्चों। आपके पास जो nth टर्म आ रहा है वो n इसका प्लस n+1 आ रहा है। अगर आपके पास nth टर्म आ गया है तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने में अब कुछ भी नहीं है। तो एस एन इज इक्वस टू आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वस टू 1 to n आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, यानी कि जो भी rth टर्म आ रहा था आपका इस तरीके से, और ये आ जाएगा आपके पास n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का n इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। बात आ गई समझ में। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है। तो अभी तो क्या है, अभी तो इस तरीके से है कि सीरीज थोड़ी छोटी सी है, तो आपने इस तरीके से सॉल्व किया, nth टर्म निकाल लिया, ठीक है ना। और ये तो मेथड है, ये तो किसी में भी काम आएगा। अगर आपकी सीरीज डिफरेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ सीरीज फॉर्म अ जीपी, तो भी ये काम आ जाएगा। तो जीपी अगर आप लिखते हो तो भी ये काम आ जाएगा, एपी अगर आप लिखते हो तो भी ये काम आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा अपना वाला तरीका भी बता देता हूँ, बीएसएनएस से किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो बीएसएनएस से आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखो जैसे ये हो गया। अब बीएसएनएस से हम क्या करते हैं, इसमें पहले ही बता देते हैं कि जनरल टर्म क्या आ रहा है। तो बीएसएनएस में nth टर्म जो आता है आपका वो an² प्लस bn+c आता है, ठीक है ना। ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इस सीरीज का इफ डिफरेंस ऑफ टर्म्स फॉर्म एन डिफरेंस ऑफ द टर्म्स फॉर्म एन एपी, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ टर्म फॉर्म एन एपी। अगर आपके डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी बना रहे हैं तो आपका जनरल टर्म ये होता है, पुट एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड गेट ए बी सी। पुट एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड गेट ए बी सी। और मैं आपको आसान कर देता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आसान, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। अब आपने n इक्वल्स टू 1 रखा, n इक्वल्स टू 1 पे बच्चों आपका पहला टर्म आता है, पहले टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपको, 3 दी है। तो n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 3 है। जब n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो t2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 4a प्लस 2b प्लस सी आ जाएगा, और ये कितना दिया है, ये आपको 7 दिया हुआ है। और n इक्वल्स टू, अच्छा देखो एक चीज़ और बता ही देता हूँ अब यहाँ पे, जो a आता है ना, a इज द हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉर्म्ड एपी। कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉर्म्ड एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉर्म्ड एपी, जो आपका एपी है उसका हाफ आता है ये ए। तो अब आपका इन्हीं से काम चल जाएगा सीधा। तो अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, पहली वाली में से दूसरी को माइनस कर दो आप, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन भी क्या आ जाएगी आपके पास, अगर आप लिखोगे तो t3 आपके पास आ जाएगा 9a प्लस का 2b। बाकी ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, ज़रूरत क्या ही है, आप इसी से काम चला लो ना फिर। बाकी लिखते तो t3 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो इन्हीं से काम चला लो। तो c आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास b प्लस सी आ रहा है बच्चों यहाँ पे। फॉर्म्ड एपी क्या है, एपी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 4 6 2 आ रहा है। 2 का कॉमन डिफरेंस भाई, एपी जो है वो क्या आ रही है आपके पास, 4 6 8 आ रही है ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, 2 का आधा कितना होता है, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। तो a तो आपने ऐसे ही निकाल लिया, तो a तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। पहली वाली में से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। b इक्वल्स टू 1 आ गया तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और a इक्वल्स टू 1 था तो टी एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आपके पास n² प्लस n+1 आ जाएगा। बाकी आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो। क्लियर। बाकी तो आपको पता ही है ना कैसे सॉल्व करना है, तो आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आपको बताइए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमारे पास अगली जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन जो आता है, मतलब इसमें अगर आप सीरीज को ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना रहा है आपके पास, ये आपके पास बना रहा है जीपी, ठीक है ना। अब आप इसको देखो, इसमें आपका जीपी बन रहा है, यहाँ पे 2 डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 4 डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस आपका, 8 आ गया 2 क्यूब, यहाँ पे आपका 16 आ गया, ठीक है। अब ये क्या जीपी बना रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टर्म्स फॉर्म अ जीपी, फॉर्म अ जीपी। तो मेथड तो इसका भी यही है सेम।
जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो वहाँ पे n-1 टर्म्स का AP बन रहा था, यहाँ पे n-1 टर्म्स का GP बन जाएगा। क्लियर। तो मेथड के अलावा अब मैं आपको सीधा BSNS पे ही लेके चलता हूँ डायरेक्टली। BSNS से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, तो इस केस में जो जनरल टर्म आता है वो AR⁻n+B आता है। ठीक है ना। R इज द कॉमन डिफरेंस, R इज द कॉमन रेशियो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉमन रेशियो ऑफ द कॉमन रेशियो ऑफ फॉर्म्ड जीपी। जो जीपी बन रही है उसका कॉमन रेशियो हो गया आपके पास। तो जीपी का कॉमन रेशियो आर कितना है, यहाँ पे आर इक्वस टू तो 2 आ गया बच्चों। एन इक्वस टू 1 2 3 पुट 1 और 2 पुट करो तो एन इक्वस टू 1 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ए इंटू 2 की पावर 1 प्लस का बी इज इक्वस टू 1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 एन इक्वस टू 2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, एन इक्वस टू 2 पुट करने पे 2 की पावर 2 4 यानी कि 4a प्लस का b इज इक्वस टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वस टू 2 यानी कि a इक्वस टू 1 आ जाएगा बच्चों। a इक्वस टू 1 को इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, b इक्वस टू माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस केस में जो जनरल टर्म आ रहा है आपका, जनरल टर्म इज a यानी कि कितना 1, 1 इंटू 2 की पावर n-1 ये आ रहा है आपका जनरल टर्म। ठीक है ना। तो एस एन कितना आ जाएगा यहाँ से, तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा, समेशन ऑफ 2 की पावर r फ्रॉम r इक्वस टू 1 to n, और माइनस का 1 का तो n ही होता है। तो 2 की पावर n-1 माइनस का n इज द रिक्वायर्ड आंसर, जीपी ऑफ एन टर्म्स। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट बीएसएनएस बता दिया है। अदरवाइज बच्चे बच्चे परेशान रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। पता अगर आप उन्हें इस तरह का क्वेश्चन दे दोगे तो वो परेशान दिखेंगे आपको, जबकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना। अब बड़े इजीली कर सकते हो, मेथड बता दिया है, बीएसएनएस भी बता दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंस ऑफ द सीरीज पे। अब आपको क्या है, कई बार जब आपको मान लीजिए आपके पास एन टर्म्स है, एन टर्म्स का सम बताना है और उसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सम को करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दो। बीच में जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होगा तो ऑल्टरनेटिव टर्म्स आपस में कटते हुए जाएंगे। तो अगर आपको एन चीज़ों को जोड़ना है तो उसका एक तरीका ये है कि आप बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दें जिससे कि ऑल्टरनेटिव टर्म्स आपस में कटते जाएं। जैसे ये है, सबसे पहले तो इसके अंदर आप जनरल टर्म बताइए मुझे। अगर आप टी एन लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो टी एन आपके पास 1+2+3 अप टू एन अपॉन 1³ 2³ 1³ 2³ अप टू n³ आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो n+1/2 डिवाइडेड बाई n+1/2 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा आपका। तो आपके पास जो टी एन आएगा बच्चों वो आ जाएगा 2/n+1। क्लियर, ये आ गया। अब आप इसको जब आप एस एन लिखोगे तो एस एन में समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n 2/r+1 लिखोगे। ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, 2 तो बाहर ही निकाल लो आप, आर इक्वल्स टू 1 to n। डिफरेंस ऐसे क्रिएट होगा r+1 माइनस का r डिवाइडेड बाई r+1 और इनटू में r। क्लियर। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इससे आगे तो ये डिफरेंस इस तरीके से आ जाएगा कि 1/r-1/r+1। तो जो आपके पास जनरल टर्म था उसमें आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया और टर्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्जिक्यूटिव या फिर नेक्स्ट अनदर इस तरीके से दिया हुआ है, जस्ट आजू बाजू के टर्म्स होते हैं। अब इसे करने से फायदा ये होगा कि अब ऐसा नहीं आ गया, अब आप इसमें r=1 रखो। देखो तो r=2 को तो बाहर ही निकाल लो, 2 बाद में देख लेंगे अपन। तो जैसे ही 1 रखोगे 1 - 1/2, फिर उसके बाद 1/2 माइनस का 1/3 प्लस फिर 1/3 माइनस का 1/4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा सीरीज आपका। और लास्ट में आप लिख दोगे 1/n माइनस का 1/n+1। ठीक है ना। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इस तरीके से कट जाएगा। तो आपके पास एक तो 1 - 1/n+1 बच जाएगा इसका सम। ठीक है ना, इस वाली सीरीज का सम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास Sn=2 1 - 1/n+1 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास Sn आ गया। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि Sn इज नॉट ग्रेटर देन, तो Sn जो है वो आपका इन्फिनिटी से बड़ा तो नहीं हो सकता इस केस में, Sn इज नॉट ग्रेटर देन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फाइनाइट में तो कुछ वैल्यू और ऐड होंगी तो बड़ा ही आंसर आएगा। तो अगर n आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/∞ की तरफ जाता है 0 की तरफ। तो s इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा 2, 1 - 0 की तरफ चला जाएगा, 1/∞ 0 की तरफ जाता है। तो आंसर इज 2। तो s इन्फाइनाइट 2 आ जाएगा। तो Sn इज नॉट ग्रेटर देन 2, ये आपका आंसर आ गया। Sn इज नॉट ग्रेटर देन 2। क्लियर, आगे बात समझ में? तो बस यही कहानी थी आपकी। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है ना, डिफरेंस क्रिएट करना होता है।
अब डिफरेंस, बार बार डिफरेंस क्या क्रिएट करोगे ब्रजेश सर की क्लास में बैठे हुए, और उसके बाद भी अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़े तो फिर क्या ही मतलब रहता है, मतलब, है ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वीएन मेथड, इतना ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ कि आप सीरीज़ के ना बड़े से बड़े क्वेश्चन को ना यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जहाँ पे लोग डिफरेंस पे डिफरेंस बनाते हुए जा रहे हैं ना, जहाँ पे लोग डिफरेंस पे डिफरेंस बना रहे हैं, आप यूं करके सॉल्व करोगे, देखो कैसे। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी जैसे किया वैसे डिफरेंस लगा के तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जबरदस्त बीएसएनएस यानी कि वीएन मेथड को अपने स्टाइल में। ठीक है, तो अब वीएन मेथड क्या है कि नीचे आपका एपी बन रहा है, नीचे आपका एपी बन रहा है। ठीक है, तो पहला केस ले लिया, व्हेन एपी इज फॉर्म्ड इन डिनोमिनेटर, एपी इज फॉर्म्ड इन डिनोमिनेटर, प्लस 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 करके इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन पहचान जाओगे। नीचे आपका एपी बन रहा है, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे एपी का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अगर एपी का फील आ रहा है तो देखो अब आपको करना क्या है, कितने टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप यहाँ से इसको पकड़ो बच्चों, और इसको पकड़ो, और इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, इन दोनों को यहाँ से हटा दो, हटा दो। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया आपने, रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को रिमूव किया तो आपके पास कितना बचेगा, 1/1 माइनस लगा दो और लास्ट में बचेगा n+1, यही बच रहा है। पहले कितने टर्म हुआ करते थे आपके पास, 2, तो 2 - 1, टोटल टर्म्स 2 थे आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कितने मल्टीप्लाई होने वाले टर्म, ये क्या है, मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स, होने वाले टर्म्स, होने वाले टर्म्स। कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास, 2 हो रहे हैं, -1 क्योंकि एक हटाया है तो -1 कर दिया, इनटू कॉमन डिफरेंस, इनटू कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 - 1 और ये 1 - 1/n+1 आ जाएगा बच्चों। द राइट आंसर इज 1/n+1। और अगर आपसे पूछे इन्फानाइट बता दो तो n को आप इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, तो n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 - 1/इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 - 0 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा, खत्म बात। क्लियर? आपको अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप फिर से थोड़ा पीछे जाके रिपीट करके देखो, नहीं तो फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन से फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिर से समझा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से क्या है। नीचे एपी दी हुई है, नीचे एपी है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। नीचे एपी दी हुई है, अब नीचे एपी दिया है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया हुआ है, 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर इस तरीके से। मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला टर्म लिया और यहाँ से ये वाला टर्म लिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव, रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव हो गए ये। अब आपके पास क्या बच रहा है, 1 × 2 यहाँ बच रहा है, माइनस लगा के, और लास्ट में क्या बच रहा है, n+1 n+2 बच रहा है। क्लियर है? 1 टोटल कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में, 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टर्म। तो 3 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 टोटल टर्म्स -1, कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 - n+1 और n+2। और अगर वो आपसे इन्फानाइट पूछ ले इस केस में तो 1/∞ 0 की तरफ जाएगा तो 1/2 × 1/2 यानी कि 1/4 इन्फानाइट आ जाएगा आपका, और ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से देख लो, आगे बात समझ में। 1 3 5 7 +1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से। नीचे क्या बन रही है, एपी दिखाई दी है आपको, नीचे एपी दिखाई दे रही है, 1 3 5 7 9 8 9 11 इस तरीके से। तो जैसे ही आपको एपी दिखी, जैसे ही आपको एपी दिखी, अपना काम शुरू। एपी दिखते ही अपना काम शुरू बच्चों, क्या काम शुरू, ये पकड़ा और ये पकड़ा और इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो क्या बचेगा अब आपके पास, यहाँ पे बच रहा है 1 × 3 × 5, माइनस का यहाँ पे बच रहा है 2n+1, 2n+3, और यहाँ पे बच रहा है 2n+5। और ये आपके पास टोटल कितने टर्म थे, 4 टर्म थे मल्टीप्लाई जो हो रहे थे। अरे ज़्यादा जोश में आ गया क्या मैं तो 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास, तो 4 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 है, सी डी कॉमन डिफरेंस, यही आंसर है। क्लियर?
बात आई समझ में आपको? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आगे चल के अगर इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहला केस लिया जब आपके एपी वाले टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे होते हैं। अब मैं अगला ले रहा हूँ जब आपके टर्म्स एपी वाले टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं न्यूमरेटर में, इस तरह की सीरीज आ रही होती है कॉन्टिन्यूस। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसका तो एक तरीका तो वही है कि जनरल टर्म लिखो देन सिंप्लीफाई करो, ठीक है। एक तरीका जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, एपी बन रही है तो वीएन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो हमने बोला देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास एक टर्म आप इधर बढ़ा दो, एक टर्म एपी का, एक टर्म एपी का इंक्रीज कर दो, एपी का इंक्रीज कर दो। इसमें उसमें कम कर रहे थे, इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर दो, ठीक है। और एक टर्म आगे की तरफ, एरो मतलब उधर 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 करना है, आगे वाला इधर पहले वाला करना है, वन से पहले वाला, और n+1 से इधर इंक्रीज कर दो, एक टर्म इधर इंक्रीज कर दो, एक टर्म इधर इंक्रीज कर दो, ठीक है ना, बात आई समझ में? तो अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आपने पहले अगर इसमें इंक्रीज किया है बच्चों इसको, तो ये आपके पास n+1 और ये n+2 आ जाएगा। भाई एक टर्म इंक्रीज हो गया ना, ये इंक्रीजेस टर्म है, ये इंक्रीज किया हुआ टर्म है, इंक्रीज किया हुआ टर्म, इंक्रीज किया हुआ टर्म, ये इंक्रीज्ड टर्म है, ठीक है ना। माइनस, माइनस लगा दिया, माइनस इधर इंक्रीज किया बच्चों, 1 × 2 पहले से था और जीरो, इंक्रीज टर्म जीरो आएगा। भाई 1 2 से पहले जीरो आता है, एपी है ना, तो -1 0 1 2 3 ऐसे ही तो चल रही होगी कहानी। और यहाँ पे 1 टोटल टर्म्स 2 से +1 किया है इनटू कॉमन डिफरेंस किया है। टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 है ना, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो हैं, ठीक है, और ×1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। इस केस में इन्फानाइट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे इन्फानाइट डज नॉट एग्जिस्ट आता है इस केस में। तो द राइट आंसर इज 1/3 n+1 n+2, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की तो आपको ऐसी बीएसनेस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि आप ना देखते रह जाओगे, बस आपको ऐसी बीएसनेस बताऊंगा कि आपको ना पेन चलाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टिक करना पड़ेगा, ऐसी बीएसनेस बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने कॉमन बता दिया कि एपी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो उतना भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस केस में एस इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब इसमें देखो ध्यान से देखो, जनरल टर्म लिख लिया आपने, अब एक टर्म इंक्रीज करना है आपको, एक टर्म इधर इंक्रीज कर दो, एक टर्म इधर, एपी देखो आप, एपी पे नजर रखो, एपी क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एंड सो ऑन, लास्ट में 2n+5 आ रहा है। तो इधर टर्म इंक्रीज करोगे तो 2n+7 आना चाहिए कि नहीं, और इधर टर्म इंक्रीज करोगे तो -1 आना चाहिए कि नहीं। ये दो टर्म आएंगे ना, इधर इंक्रीज करने पर, इधर इंक्रीज करने पर, इधर इंक्रीज करने पर, इधर इंक्रीज करने पर, समझ में आ गई बात। तो अब इंक्रीज करने के बाद क्या बच रहा है, 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5, एक टर्म इंक्रीज कर दिया 2n+7 माइनस, -1 1 3 1 × 3 × 5 × 7। क्या बच्चों बात आपको आ गई समझ में? और यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4+1 × में 2, ये आंसर है आपका, 4+1 × 2। आगे बात समझ में? भाई कुछ भी नहीं है, आप लाइंस में लिख दोगे, जनरल टर्म लगा के वो फॉर्मूला लगाता रह जाएगा बच्चा, ठीक है ना, इतना आसान है। अब देखो ना, अब मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो हो गया आपका। अब मैं आपको बीएसनेस बता देता हूँ किसकी, बीएसनेस, स्पेशल बीएसनेस है ये, स्पेशल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन प्लस बीएसनेस का ब्लेंड है, ब्लेंड है, ठीक है ना। तो बीएसनेस और स्पेशल बीएसनेस है, ये क्यों है, जैसे मान लीजिए आपके पास सीरीज है 1 2 +2 3 +3 4 +4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में n+1, ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन इसने दिया है 1 2 3 +2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट में n+1 और n+2, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसमें, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4 +2 3 4 5 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में तो पता ही है आपको n n+1
n+2 एंड n+3। क्लियर। अब आपको देखो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में खास बात ये है कि ये 1 2 3 4 5 वाली सीरीज है। अगर आपके पास सीरीज 1 2 3 4 5 वाली सीरीज आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लास्ट टर्म देखो क्या है आपके पास, n+1 है, तो इसका जो सम आएगा वो n+1, ये तो लास्ट में था, एक इंक्रीज कर दो इसमें 2, ऊपर 3 टर्म तो नीचे 3। नहीं समझे? अरे ऊपर n+1 दो टर्म है ना, एक बढ़ा दिया n+2 हो गया, तो ऊपर 3 हो गए नीचे 3 हो गए, खत्म बात। इसमें देखो इसमें 3 टर्म है, तो एस एन इज इक्व टू कितना हो जाएगा, n+1 n+2 डिवाइडेड, और n+1 बढ़ा दिया 4 हो गए, तो नीचे 4 आ जाएगा, यही आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ऊपर 4 टर्म है, तो एस एन इज इक्व टू कितना हो जाएगा, n+1 n+2 n+3 n+4, ऊपर कितने हो गए, 5 हो गए, तो नीचे 5 कर देना, आंसर यही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है। तो ये हो गया स्पेशल बीएसनेस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी के लिए मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये वाला जाओ। अब ये आपका चैप्टर मैं खत्म करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये रैपिड रिवीजन था, तो हमने इसको फटाफट से सॉल्व किया है इस तरीके से। अब बच्चों बस बात यह है कि आप इसे ढंग से देख लो, नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ इसमें से, ठीक है। और आप 11th क्लास का रिवीजन करते जाओ, क्योंकि 11th क्लास का रिवीजन जितना आपका ज़्यादा अच्छा होगा अलॉन्ग विद द 12th, उतना ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पहले अटेम्प्ट के अंदर। ये जो पेपर है ये जो जेई मेन का पेपर है ना, इसमें आपका ये चीज़ मायने रखती है कि आपको चीज़ें याद कितनी है। ये आपका जेई मेन इज़ नॉट अबाउट द कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, ठीक है ना। अगर आपका एक दो चैप्टर रह भी जाता है तो भी आप आराम से पार कर जाओगे, लेकिन हाँ इतना हो कि हर चैप्टर का आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो, क्योंकि उस समय फिर थोड़ा सा फील होता है कि यार इतना आसान क्वेश्चन आया था, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मुझसे हुआ नहीं। तो हर चैप्टर का, और अभी तो टाइम है यार आपके पास, बहुत टाइम है अभी, तो आप आराम से सिलेबस पूरा कर सकते हो, आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हो, बस समय का सही सदुपयोग करो। उसके लिए तो मैं सारथी सीरीज लेके आ रहा हूँ जल्दी यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा एक एक चीज़ है कि जेई के लिए किस तरीके से, एक मेंटर बन के आपको गाइड करूंगा कि जेई के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, कैसे 5 से 6 घंटे इफेक्टिव पढ़ के भी आप 3 डिजिट या 2 डिजिट रैंक लेके आ सकते हो, ठीक है। दोस्तों का चयन कैसे करें, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें, लास्ट टाइम के लिए क्या चीज़ अभी से प्लानिंग करके चलें कि लास्ट टाइम के लिए काम आए, तो उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे बाद में। ओके बच्चों, तो मेरा सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे अपन, या फिर ट्रिगोनोमेट्री में, देखता हूँ एक बार लिस्ट में क्या है, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं, बस आप इसी तरह प्यार देते जाइए मेरे इस चैनल को, और बोलना तो नहीं चाहिए, शेयर और सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर दोगे, खैर ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।